अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे पहले जो हमने इसी टॉपिक पे हमने एक और वीडियो जो है अपलोड किया था, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इसमें हमने पढ़ा था कि द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। 5 तहों में, 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कौन कौन सा स्फीयर है, उसकी एक पिक्चर भी उस वीडियो में मैंने आपको दी थी कि कौन सा स्फीयर कहाँ पे आता है। जो इसका पहला स्फीयर है या लेयर मैं कहूँगा दैट इज़ द ट्रोपोस्फीयर, और दूसरा जो है दैट इज़ द स्ट्रेटोस्फीयर, एंड द थर्ड वन इज़ मेसोस्फीयर, फोर्थ वन इज़ थर्मोस्फीयर, एंड द फिफ्थ वन इज़ एक्सोस्फीयर। 2 स्फीयर्स हमने पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फीयर। वहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी बताई थी कि ट्रोपोस्फीयर जो है इसकी एवरेज हाइट है क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, एंड स्ट्रेटोस्फीयर में जो है उसकी हाइट क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मेसोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर का तीसरा हिस्सा है, जो एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है। यहाँ पे मैंने लिखा है मेसोस्फीयर थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो मेसोस्फीयर है ये एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। पहला लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर है, और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा लेयर पड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर कौन सा लेयर पड़ता है, ये मेसोस्फीयर। यहाँ पर मैंने आपको परसों भी एक पिक्चर इसकी दिखाई थी, यहाँ पे आप अपनी किताबें भी देख सकते हो। दिस वन इज द ट्रोपोस्फीयर, यहाँ तक ट्रोपोपाज तक ये है, और ट्रोपोपाज से स्ट्रेटोस्फीयर जो है शुरू होता है स्ट्रेटोपाज तक, और स्ट्रेटोपाज से एक और स्फीयर शुरू होता है दैट इज द मेसोस्फीयर। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ब्लू कलर का, ये मेसोस्फीयर है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, और उसकी जो हाइट है दैट इज 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर जो है उसकी हाइट है। मीटियोराइट्स बर्न्स अप इन दिस लेयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। मीटियोराइट्स आपको पता होना चाहिए, ये खला से जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो हैं आते हैं ज़मीन की ओर आते हैं, तो इसी में वो पत्थर जो है 90% जो है ये मेटेओराइट्स वहाँ ही जल जाते हैं, वहाँ ही टेम्परेचर की वजह से फट जाते हैं और ज़मीन पे आने से बच जाते हैं, यानी ज़मीन पे वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने उसके लिखे हैं, बस इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि मेसोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हमारा चौथा लेयर है दैट इज़ द थर्मोस्फीयर। अब हम थर्मोस्फीयर को थर्मोस्फीयर इसीलिए उसका नाम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से इसका नाम थर्मोस्फीयर है। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फीयर जो है ये थर्मोस्फीयर इसका नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है रैपिडली जो है वो इंक्रीज वहाँ पे होता है, यानी टेम्परेचर जो वहाँ पे होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स, यानी इसकी एवरेज, इसकी हाइट जो है दैट इज 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आइनोस्फीयर क्या होता है। आइनोस्फीयर जो है ये इसका पार्ट है। आइनोस्फीयर आपने देखा होगा कि जो रेडियो हम सुनते हैं घर में, टीवी, इसके लिए एक सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट या फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, वो इसी स्फीयर में सेट की जाती है। इसी स्फीयर की वजह से वो ट्रांसमिशन जो है, रेडियो का ट्रांसमिशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन हम तक जो आवाज़ पहुँचती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि इसमें जो आइन्स होते हैं वो हीटअप होते हैं, हीट के ज़रिए वो चार्ज होते हैं, उसके बाद वो घूमना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं आयन्स की वजह से ये रेडियो ट्रांसमिशन हम तक पहुंचता है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो हम गाने सुनते हैं, जो हम खबरें सुनते हैं रेडियो पर, वो इन्हीं की वजह से यहाँ तक हम तक पहुंचते हैं, इन्हीं आयन्स की वजह से। सो दिस आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ इट, यानी आइनोस्फीयर भी इसी थर्मोस्फीयर में पाया जाता है, ये सब लेयर इसका है। दिस लेयर हेल्प्स अस इन रेडियो ट्रांसमिशन। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो हम रेडियो घर में सुनते हैं, इस न्यूज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम हर एक फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल वहाँ पे होता है 92.7 FM, वो एक फ्रीक्वेंसी है 92, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये
फ्रीक्वेंसी जो है सेट की जाती है आयन्स की वजह से, आयनोस्फीयर की वजह से वो फ्रीक्वेंसीज वगैरह सेट की जाती हैं और इन्हीं आयनोस्फीयर की, इसी आयनोस्फीयर की वजह से ये जो ट्रांसमिशन है हम तक पहुंचता है। दिस लेयर हेल्प्स अस इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो ये 4 पॉइंट्स इसके भी हैं। इसका टेम्परेचर हाई होता है, इसकी हाइट जो है 800 to 400 किलोमीटर्स होता है, आयनोस्फीयर जो है वो इसका पार्ट होता है और इसी आयनोस्फीयर की वजह से इसका ये जो है ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। लास्ट वाला जो है द फिफ्थ वन इज एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर जो है दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो लास्ट वाला पार्ट है। यहाँ पे आप फिर पिक्चर देख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, ये वाला हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, ये हो गया फोर्थ, and this one is the last part of the atmosphere. This is the last layer of the atmosphere, namely exosphere. So last layer of the atmosphere is known as exosphere. अब हम देखेंगे इस लेयर में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इसमें जो है इस लेयर में बहुत ही कम, यानी हवा ना होने के बराबर होती है, बहुत कम एयर होता है। Light gases like helium and hydrogen floats into the space from, चूँकि हीलियम एंड हाइड्रोजन के बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा है, ये लाइट गैसेज हैं, यानी उनका वजन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये फ्लोट करते हैं, यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो इस वजह से ये वाली गैसेज वहाँ पे पाई जाती हैं, हीलियम, और क्योंकि ये लाइट गैसेज हैं इस वजह से ये एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में पाई जाती हैं, हीलियम एंड। और आपने देखा भी होगा कि सन, स्टार्स, दे आर मेड ऑफ दीज गैसेज, हाइड्रोजन और हीलियम की बनी हुई होती हैं। और इस लेयर में आप देखोगे सन्स को देखोगे, स्टार्स को देखोगे, स्टार सन को देखोगे, स्टार को देखोगे, क्योंकि वहाँ पे ये वाली गैसेज पाई जाती है। तो ये था हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें 5 सिंपली आप याद रखोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, और इन 5 लेयर्स के पहले आपको नाम याद होने चाहिए। सबसे पहला जो नाम आता है इसमें दैट इज द ट्रोपोस्फीयर, दूसरा जो है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा जो है मेसोस्फीयर, चौथा जो है थर्मोस्फीयर एंड फिफ्थ वन इज एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर्स, आपको इनके नाम याद होने चाहिए, किस किस लेयर में कौन कौन सा काम हो रहा है, किस किस लेयर में कौन कौन सी जो किस लेयर के कौन से फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए कि किस लेयर में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये पूरा समझ आया होगा, और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं आपके इस एग्ज़ाम में। मेसोस्फीयर एक्सप्लेन या डिफाइन मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो ये आप 4-4 पॉइंट्स मैंने हर एक के लिखाए हैं, हर एक लेयर के लिखाए हैं 4-4 पॉइंट्स। तो इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम आपका होगा तो आप इनको अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हो। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, चूँकि क्लास 7th की ज्योग्राफिया का चौथा चैप्टर है, एयर उसका नाम है। तो इसका एक और हमें टॉपिक जो है लास्ट सब टॉपिक रह गया है इसमें, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। हम देखेंगे वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। टेम्परेचर हमें उसमें पढ़ना है, विंड पढ़ना है, एयर प्रेशर पढ़ना है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।